27 मई को उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के सीएम पोस्ट से हट ना जाए, और हट जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू होने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये तो तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, आपको एक बात याद होगा कि एनसीपी और कांग्रेस, उसमें एक से बढ़कर एक अपने आप को राजनीतिक हस्ती और राजनीतिक पुरोधा समझने वाले लोग टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि कब उद्धव ठाकरे का कुर्सी खाली हो और हम वहां पर आकर काबिज हो। और उसी के चलते इन लोगों ने एक और बात बोला है कि उद्धव ठाकरे के अलावा हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी इंडिया के बाहर जाकर बोलते हैं कि इंडिया में कोई सेफ नहीं है, इंडिया में असहिष्णुता बढ़ गई है, इंडिया में सामाजिक न्याय नहीं है, इंडिया में जो पंचायती राज का व्यवस्था है वो सही नहीं है। तो लोग क्यों इनको सीरियस नोट पर लेगा? लोग तो यही समझेगा कि आज से 10 साल पहले भी पप्पू था, आज भी पप्पू है, 10 साल बाद भी पप्पू रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर, और वहीं पर जो संवैधानिक संकट आ खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी से उद्धव ठाकरे ने मदद मांगी है। और दूसरी बड़ी खबर है कि किस तरीके से कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करी, लेकिन वही हुआ जो हर बार होता आया है और एक बड़ा घोटाला सामने आया है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सुभाष सिंह, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से संवैधानिक संकट आके खड़ा हो गया है, अब उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मदद करेंगे या वो कर सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, पहले हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारत के संविधान के अनुसार अगर आप किसी भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर जाते हो, इधर आप चीफ मिनिस्टर बनते हो या कैबिनेट का मंत्री बनते हो, तो आपको विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है आपके कार्यकाल के 6 महीने के अंदर। मतलब कि जब आपने शपथ लिया उसके 6 महीने के अंदर आपको दोनों में से, इधर विधानसभा और विधान परिषद में से किसी एक की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164/4 बोलता है। अब क्या है कि इलेक्शन होने वाले थे 26 मार्च को महाराष्ट्र में विधान परिषद के। उद्धव ठाकरे ने सोचा था कि इनको कहीं ना कहीं से ये विधान परिषद के लिए चुने जाएंगे। कोरोना वायरस 2019 के वजह से क्या हुआ कि वो चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इलेक्शन कमीशन कभी भी ऐसी महामारी या कोई ऐसा आपातकाल आए तो वो चुनाव को पोस्टपोन कर सकता है या प्रीपोन कर सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अब उसके बाद ये लोग जो सेकंड ऑप्शन ले रहे हैं, सोचने वाली बात ये है कि जो दूसरा ऑप्शन ये लोग ले रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ये क्या बोल रहे हैं, अपने कैबिनेट के द्वारा ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, जो इन लोगों का महाविकास अघाड़ी गठबंधन है महाराष्ट्र में जिसकी सरकार है, वहां पर ये लोग अपना मीटिंग करते हैं अजीत पवार के नेतृत्व में और बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे को जो 2 सीट्स जिसका कि पूरा निरंतर पूरा जिसका मैं बोल रहा था, आई एम सॉरी, पूरा उसका अधिकार क्षेत्र वो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यपाल ही अपने अनुसार, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से कोई भी इंसान जो या तो सामाजिक क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में कोई जब बहुत उत्कृष्ट कार्य करता है तो अपने विचार से राज्यपाल को ये अधिकार संविधान ने दिया है कि वो ऐसे किसी भी 2 सदस्य को विधान परिषद के लिए नामित कर सकते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी का, अभी 1 से 2 सप्ताह पहले पूरे भारत ने इनके सामाजिक कार्यों की रुचि को देखी है कि ये पालघर में संतों की हत्या होने के बाद कौन सी सामाजिक रुचि का निर्वहन कर रहे थे। वहां पर ये अपना एजेंडा और अपना चेहरा बचाने के लिए सिर्फ बोलते हैं कि इसको कम्युनलाइज मत कीजिए, इसको कम्युनलाइज मत कीजिए, हम कम्युनलाइज करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि जो असली कल्प्रिट हैं, जो असली हत्यारे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर हम साहित्य के बारे में बात करते हैं, आज तक
हमें नहीं पता, और हमें क्या, राष्ट्र में किसी को भी नहीं पता है। इवन शिवसेना का मुखपत्र आता था जिसका नाम सामना होता था, महाराष्ट्र में मातोश्री स्थित इनके कार्यालय से निकलता था। बाला साहब ठाकरे के बाद इन्होंने उसका संपादन भी नहीं किया। इन्होंने अपने से कोई आज तक ना एक कहानी लिखी होगी, किताब तो बहुत दूर की चीज है। तो रहा बात साहित्य का, साहित्य के क्षेत्र में भी ये नहीं है, कला और संस्कृति के भी क्षेत्र में नहीं है। महाराष्ट्र मुंबई से होते हुए, जो कि हमारे राष्ट्र की आर्किटेक्ट की और आर्ट की राजधानी है। अब उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी को फोन करके बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो विपक्ष, विपक्ष का मतलब बीजेपी, बीजेपी जो बैठा हुआ है यहाँ पे डाउन फ्लो, मतलब कि यहाँ के सत्ता के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है, यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी, आप ना साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, ना कला के क्षेत्र से आते हैं, ना विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, आज तक आपने कोई रिसर्च भी नहीं किया है। आप सामाजिक न्याय के कौन से पुरोधा है, राष्ट्र आपको रोज नित प्रतिदिन देख रहा है। उसके बाद आप जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं आप अपने राज्य के राज्यपाल के ऊपर कि हमें किसी भी तरह से विधान परिषद के लिए भेजा जाए, और जब वो बोलते हैं कि ठीक है इसके बारे में विचार करके निर्णय होगा, तो आप प्रधानमंत्री जी को फोन करके बोलते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अब अगर ऐसा ही हर एक लोग करने लगे, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि देखिए, दो तरह से इसको देखने की आवश्यकता है। राज्यपाल अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने अधिकार क्षेत्र के द्वारा किसी दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं जो अधिकार उनको दिया गया है। कल को उद्धव ठाकरे को अगर वो नामित करें, एक सीट जो विधान परिषद का बचेगा, वहां पर ये लोग फिर ये नहीं करेंगे कि वो सीट दे देंगे कि राज्यपाल जी अपने मन से आप इसको भर लीजिए। वहां पर वो लोग क्या बोलेंगे कि अब बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज वी हैव इन महाराष्ट्र असेंबली, उसके आधार पर हम लोग उस सीट को भरेंगे। मतलब कि सिक्का का दो पहलू हो, हेड भी इनका, टेल भी इनका, ये तो नहीं चलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत समझदार हैं, प्रधानमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं। आप कौन से इंसाफ का बात कर रहे हैं? अगर आप इंसाफ की बात करेंगे तो जो अक्टूबर में चुनाव हुआ था और नवंबर के प्रथम वीक में जो रिजल्ट आया था, तो वहां पर जो जनता थी, महाराष्ट्र की जनता जो थी, ठीक है आपका गठबंधन था, शिवसेना और भाजपा का अलायंस था। शिवसेना का ऐसा कोई भी एक उम्मीदवार नहीं होगा जो इस बात को नकारे कि उसने अपने बैनर और पोस्टर पर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और महाराष्ट्र के तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चेहरा को प्रोजेक्ट नहीं किया था। उसके बाद नाइंसाफी तो आपने बीजेपी वालों के साथ किया। मुख्यमंत्री का चेहरा थे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की जनता ने यह सोचकर आपको बहुमत में लाया कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसके बाद सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता के लोलुप और लालच में आप खुद को प्रोजेक्ट कर दिए ऐसे लोगों के साथ जिसके बारे में आपके पिताजी बोलते थे कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी कांग्रेस के खेमे में जाना नहीं पसंद करूंगा। तो पूरा देश देख रहा है कि नाइंसाफी किसके साथ हो रहा है। और एक महीना का बात है, 28 मई को इनके 6 महीने का टेन्योर पूरा होगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि बोलेंगे कि ठीक है 27 मई को मैं इस्तीफा दे देता हूं और 28 मई को मैं फिर से महाराष्ट्र का सीएम बन जाऊंगा, कि मेरे पास 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन जब ये काम करेंगे तो मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा पहले एक बार कांग्रेस के एक मंत्री ने किया था 1995 में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि सर्वोच्च है उसने बोला था कि अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में न्यायालय इस बात पर विचार कर सकता है कि किसी भी ऐसे इंसान को मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का या चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का शपथ लेने से पहले ही रोका जाए जब तक कि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य ना हो। तो मैं इस बात को समझाना चाहूंगा कि वो करने से पहले एक बार इनको अपने ध्यान में इस बात को रखना होगा कि ऑलरेडी ये जो दूसरा पहलू ये लोग देख रहे होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में है, और पूरा राष्ट्र का मतलब कि जो भी राजनीति में रुचि लेने वाले लोग हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी राजनीति को पास से समझने वाले लोग हैं, सबको वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद होगा। तो शायद हमें
यकीन है कि ये तो नहीं करेंगे, और अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं 27 मई को उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के सीएम पोस्ट से हट ना जाए, और हट जाएंगे तो फिर सही में ये तो जो लोग भी जी राष्ट्रपति शासन लागू होने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये तो तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, आपको एक बात याद होगा कि एनसीपी और कांग्रेस, उसमें एक से बढ़कर एक अपने आप को राजनीतिक हस्ती और राजनीतिक पुरोधा समझने वाले लोग टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि कब उद्धव ठाकरे का कुर्सी खाली हो और हम वहां पर आकर काबिज हो। और उसी के चलते इन लोगों ने एक और बात बोला है कि उद्धव ठाकरे के अलावा हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज संजय राउत जी का बयान आया था। संजय राउत जी ने बोला था कि बीजेपी बहुत गलत कर रही है और बीजेपी को यह बात समझ में आनी चाहिए कि सरकार रहेगी महाअघाड़ी की ही। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे ने बोला था कि उद्धव ठाकरे पहला नाम लेने वाले अपने बेटा का थे, आदित्य ठाकरे का, और उस समय एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने इस बात को बोला था कि नहीं, अगर हम सहमति बनाएंगे तो उद्धव ठाकरे के नाम पर बनाएंगे, उनके बेटा को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो बिल्कुल, अगर इनको, और हमें जहां तक उम्मीद है राज्यपाल जी को इन्हें मनोनीत नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि चारों में से मैंने चारों फील्ड याद दिला दिया, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, और चारों में से किसी भी फील्ड में परिपूर्ण नहीं होते हैं उद्धव ठाकरे जी। तो उस दृष्टि से अगर आप देखिए तो हमें भी लग रहा है कि 28 मई के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति का शासन ही लागू होगा, और वो सबसे अच्छा होगा। राष्ट्रपति का शासन लागू हो, 6 महीने से अगर एक्सटेंड भी हो सकता है तो एक्सटेंड हो राष्ट्रपति का शासन, उसके बाद वहां से फ्रेश एंड प्योर चुनाव हो और बीजेपी चुन कर आएगी सत्ता में। ये महाराष्ट्र के जनता का मूड बोल रहा है, महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि आज समझ रही है कि कितना बड़ा गलती और कितना बड़ा अन्याय इन्होंने किया है महाराष्ट्र के लोगों के साथ। आप अगर हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन के आधार पर ही किसी को आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाते हैं। जनता ने जिसको वोट दिया, आप जब उसका सम्मान नहीं करते हैं तो आप कैसे अपने पद का सम्मान करेंगे? आप तो उसका दुरुपयोग करेंगे ही। जब आप अपने पद पर बैठने के लिए जो भी सामाजिक विवेचना है उसका आप दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इस बात का गारंटी है कि आप उस पद पर बैठने के बाद भी दुरुपयोग करेंगे। आप उस पद पर बैठने के बाद कैसे उस कुर्सी पर बैठे रहें, इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे कि हम यहाँ पर बैठकर महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ करें। तो सबसे अच्छा वहां के लिए सॉल्यूशन होगा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, 6 महीने बाद एकदम प्योर इलेक्शन हो, फिर से वहां पर बीजेपी चुन कर आएगी और देवेंद्र फडणवीस जी वहां के यशस्वी मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। और वहीं अगर बात करें सर वार्तालाप की, तो राहुल गांधी की और रघुराम राजन की जो वार्तालाप हुई उसमें समय का जो घोटाला सामने आया है, वो लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से 28 मिनट की वीडियो दिखाई गई और जो उनके पीछे घड़ी लगी हुई थी उसमें 1 घंटे का टाइम था। आखिर क्या जरूरत पड़ी इतनी एडिटिंग की? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। एक लीडर क्या होता है ना, कि लीडर अपने प्रेरणा से जब वो कोई बात बोले तो वो ऐसा इंस्पायरेशनल होना चाहिए, ऐसा प्रेरणादायी होना चाहिए, और इंस्पायरेशनल के साथ, प्रेरणा के साथ उसमें क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब एक नेता तभी जन नेता बन सकता है जब उसके बातों में जनता को प्रेरणा और विश्वसनीयता दोनों झलके। राहुल गांधी तो पप्पू ठहरे। अब कांग्रेस क्या करती है? आज भी कांग्रेस का एक धड़ा है जो कि इंदिरा गांधी के समय से लेकर और आज तक कांग्रेस की चाटुकारिता करते आया है। तो उसे देश में कोई युवा नहीं दिखता है, कोई टैलेंट नहीं दिखता है, उसे 50 साल का अधेड़ युवा दिखता है। वो चाहता है कि कुछ ना कुछ हम करके देश के जनता के सामने इस बात को लाएं कि राहुल गांधी बहुत शार्प माइंडेड है, राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल है, राहुल गांधी इंटेलिजेंट है, राहुल गांधी इस देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने वाला पॉजिटिव थिंकर है। इस बात के लिए अब एक बात आप बताइए हमसे कि जब आज रघुराम राजन, ऑब्वियसली वो एक बहुत नोटेड इकोनॉमिस्ट है और राष्ट्र प्रेम उनमें इतना है कि भारत के आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किए,
और जब यहाँ से गवर्नर के पोस्ट से हटे तो शिकागो यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर का सेवा दे रहे हैं। इतना ज्यादा राष्ट्र प्रेम उनमें कुट कुट कर भरा हुआ है रघुराम राजन जी में। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस ऐसे ही देश प्रेमी को खोज खोज कर लाता है इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए। अब अगर कोई इकोनॉमिस्ट किसी से बात कर रहा है तो सबसे पहले हमें कांग्रेस में अगर सबसे फेमस कोई इकोनॉमिस्ट है जिसको इन्होंने पपेट बनाकर 10 साल तक प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी बैठाया था, जो ना सरदार था ना असरदार था, जिनका नाम मनमोहन सिंह जी है। मनमोहन सिंह को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो अगर एक इकोनॉमिस्ट दूसरे इकोनॉमिस्ट से चर्चा करता तो ज्यादा फलदायी होता, ज्यादा प्रेरणादायी होता, लोग उस बात पर ज्यादा भरोसा करते। लेकिन इन्हें प्रोजेक्ट तो करना है राहुल गांधी पप्पू को, तो ये हमेशा करते क्या है, हमेशा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप याद कीजिए 2017 में राहुल गांधी यूएसए गए थे। यूएसए जाने के बाद वहां पर जब ये बिजनेस लीडर्स से मिलते हैं, जब वहां पर ये जाकर ग्लोबल इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि हमें यहां पर आकर भारत में डेवलपमेंट कैसे होगा उस एजेंडा पर बात करना है। वहां पर जाकर ये क्या बोलते हैं, अजी भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है, भारत में अभी सेफ्टी नहीं है। और उसके बाद इनको समझ में आता है कि यार मैं तो यहाँ पर आकर जब इंडिया लौटते हैं तो इंडिया के जर्नलिस्ट जब इनसे क्वेश्चन करते हैं तब ये बोलते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि इंडिया से जब हम बाहर जाते हैं, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एज इंडियन जाते हैं, तो हमको इंडिया से बाहर जाके इंडिया के बारे में कुछ अच्छा बात बोलना चाहिए। मैं एक नॉर्मल बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको किसी में कुछ अच्छा चीज देखेगा तो आप उसको प्रोजेक्ट करोगे आगे। अगर आपको दिखेगा कि सामने वाला इंसान अपने घर से ही गया गुजरा है, अपने घर में ही इसका वैल्यू नहीं है, तो उसको क्यों कोई प्रोजेक्ट करेगा। अब राहुल गांधी इंडिया के बाहर जाकर बोलते हैं कि इंडिया में कोई सेफ नहीं है, इंडिया में असहिष्णुता बढ़ गई है, इंडिया में सामाजिक न्याय नहीं है, इंडिया में जो पंचायती राज का व्यवस्था है वो सही नहीं है, तो लोग क्यों इनको सीरियस नोट पर लेगा। लोग तो यही समझेगा कि आज से 10 साल पहले भी पप्पू था, आज भी पप्पू है, 10 साल बाद भी पप्पू रहेगा। राहुल गांधी जी यही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से रघुराम राजन एक क्वेश्चन पूछे कि ठीक है, अभी तक जो कोविड-19 की लड़ाई है उसको अगर आप इंडिया को और यूएसए को कंपेयर करो तो आप कहां देखते हो। तो राहुल गांधी का जवाब क्या होता है कि देखिए भारत में सामाजिक न्याय की कमी है, भारत में नफरत फैलाने की वजह से। अब पता नहीं राहुल गांधी जी जब कैम्ब्रिज में पढ़ाई करते थे, हार्वर्ड से निकाले जाने के बाद, जिसको कि कांग्रेस ने एक रूप दे दिया कि सिक्योरिटी रीजन से, ऐसा कुछ नहीं था। अगर सिक्योरिटी रीजन से होता तो राहुल गांधी जी इंडिया में पढ़े रहते, इंडिया के बाहर नहीं पढ़े रहते। तो पता नहीं कैम्ब्रिज में कौन से प्रोफेसर ने पढ़ाया था कि अगर नफरत की बात होगी तो कोई महामारी होगा वो ज्यादा फैल जाएगा, और अगर सामाजिक न्याय की बात होगी तो कोई महामारी जो होगा वो बहुत कम होगा। अगर ऐसा होता तो कंपेयर टू इंडिया और अदर कंट्रीज को कंपेयर अगर आप करेंगे तो यूएसए में सबसे ज्यादा व्यवस्था है, चाहे वो हेल्थ का व्यवस्था हो या वेल्थ का व्यवस्था हो, सब कुछ में यूएसए पूरे वर्ल्ड में आगे है। आज 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग यूएसए में कोरोना वायरस से पीड़ित है, आपके यहाँ 33,000 के करीब लोग हैं। उसके बाद आप रघुराम राजन जो शिकागो यूनिवर्सिटी से आपसे बात करते हैं, उनको भी आप क्या उदाहरण दे रहे हो। जब वो बोलते हैं कि ठीक है आप कंपैरिजन करो, तो आप बोलते हो कि भारत में नफरत हो रहा है, भारत में सामाजिक न्याय नहीं है, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बात है। और मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, ये बात शाम होते होते तक हाईलाइट हो जाएगा, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर भी आएगा कि रघुराम राजन जैसा इंसान सोच रहा होगा कि यार मैं कैसे इंसान से बात कर रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि a+b² क्या होता है और आप उसको बताने लगोगे 1 to 10 का काउंट, तो सामने वाला टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार कैसे स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे एग्जाम्पल तो राहुल गांधी जी देते हैं, शायद इसीलिए इतनी एडिटिंग करनी पड़ी। ऑफ कोर्स। तो उसी का नतीजा था कि 1 घंटा बात करके कैसे कैसे वीडियो को छांट कर 28 मिनट लाया गया। लेकिन उसमें भी क्या है कि सच होता है, और अगर आपके पास हुनर है, आपके पास टैलेंट है, तो कहीं पर भी दिख जाता है, कहीं पर भी सामने आ जाता है। जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लोगे। मैं तो एक बात ही बोला कि एक लीडर बनने के लिए
आप हमेशा सामने वाले को लीड फ्रॉम फ्रंट का एग्जाम्पल देना चाहिए, आपके अंदर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसे थॉट्स होने चाहिए, जब उस थॉट को आप समाज के सामने लाओ तो लोगों को लगे कि यार ही इज वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। आप ऐसा काम करते हो कि आप, और एक उदाहरण नहीं है ना, आप मतलब एक बात को कोई बोला जाए तो राहुल गांधी जी संसद में रहते हैं और संसद में गलत बयान देते हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो बोले थे 2500। अब जो इंसान 2500 को 2500 बोले, उसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना भी इस राष्ट्र के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हत्या करना होगा। डिवाइड करने के लिए भी बोल दिया कि उत्तर भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो कम हो रही है, उत्तर भारतीय उससे विश्वास नहीं कर रहे, केंद्रीकरण हो रहा है। और दक्षिण भारत, तो ये पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, जाति के आधार पर बांटा, और अब कर रहे हैं दक्षिण भारत उत्तर भारत, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने टैक्स को भी लेकर इन्होंने बोला था कि उत्तर भारत वाले टैक्स नहीं पे करते और दक्षिण भारत वाले ज्यादा करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो मतलब भारत को डिवाइड करने के लिए और नफरत की बात ये कर रहे हैं। इससे नफरत फैलाने का काम तो खुद कांग्रेस और खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, मैं दो बात बोलूंगा। तो राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिनकी दादी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए राष्ट्र को 2 साल इमरजेंसी आपातकाल में झोंक दिया था। 9 ऐसे स्टेट थे कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का मर्डर करके, और 9 स्टेट में जो गवर्नमेंट थे उसको इन्होंने गिरा दिया था। राहुल गांधी अमेठी से चुने जाते थे, तो अमेठी से चुनाव हार गए और केरला में जाकर, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, केरला में जाकर ये चुनाव जीते। तो अब राहुल गांधी समझ रहे हैं इस बात को कि उत्तर भारतीय लोग, क्योंकि हिंदी भाषा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, केरला में मलयालम चलता है, उसके अलावा सेकेंड लैंग्वेज वहां पे इंग्लिश है, कर्नाटका में भी यही स्थिति है और तमिलनाडु में भी यही स्थिति है। अब राहुल गांधी समझ रहे हैं कि देश का जितना भी हिंदी भाषी क्षेत्र है वो हमारे सच्चाई को जान रहा है, लोगों के लिए बहुत आसान हो रहा है उनको समझाना। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये समझ गए इस बात को कि उत्तर भारत से हम एकदम एकदम हमको नकार दिया गया है और अब हम इधर आने वाले नहीं है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री बनने का सपना है। अब आज से ही ये तैयारी करने में लग गए हैं कि कुछ हो ऐसा कि भारत के संवैधानिक ढांचे में बदलाव आए, और हो सकता है कि जो साउथ इंडिया हमारा है, साउथ इंडिया को एक अलग राष्ट्र बना दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम वहां से प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन राहुल गांधी को हम समझा देना चाहते हैं कि अब देश में ऐसे लोगों के नेतृत्व में सरकार है जिनके लिए राष्ट्र, धर्म और देश सबसे पहले आता है, और कुछ भी हो जाए वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन इस राष्ट्र को जैसा आपने किया था वैसा वो इस राष्ट्र को विभाजित नहीं होने देना चाहेंगे और इस राष्ट्र को विभत्स रूप से कभी टूटने नहीं देंगे। तो